आज की चर्चा। मंगलवार 18 अगस्त आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि इस प्रोग्राम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही MBC प्ले ऐप पर भी। आपको ये भी बता दें कि इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही MBC के चैनल 3 पर दोपहर के 4 बजे से। तो आइए आज की चर्चा इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। श्रोताओं, कल 19 अगस्त को एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस। और हम मानव है तो मानवीय मूल्य हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। मानवीय मूल्य हमें क्या सिखाते हैं, अभी के समय में इसकी कितनी आवश्यकता है और इसका हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व क्यों है। आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर संयुक्ता जुड़ चुकी है। नमस्कार डॉक्टर संयुक्ता। और डॉक्टर संयुक्ता जो है वो फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी है महात्मा गांधी संस्थान में, साथ ही वो योगा टीचर है, राजयोग टीचर है ब्रह्मा कुमारी में। तो डॉक्टर संयुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मानवता की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का यही होगा कि मानवता क्या है। सबसे पहले तो दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम, ओम शांति। और सुमिता जी, आपसे बहुत दिन बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिए, जैसे कि आपने सुनाया कि कल हम लोग विश्व मानवता दिवस मना रहे हैं। हर साल सन 2008 से हम देखते हैं कि विश्व मानवता दिवस मनाते हैं। वैसे तो ये एक दिन मनाने का उत्सव नहीं है, लेकिन हर क्षण हर पल मनाने का है। ये एक जैसे एक संस्कार होता है। तो मानवता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इकाई में एकल होकर नहीं जीते हैं। हम एक द्वीप नहीं हैं, टापू नहीं हैं, लेकिन कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, एक ही परिवार। बीज एक है, जैसे एक वृक्ष होता है, उसका बीज होता है ना, जड़ में नीचे की ओर वो बढ़ता जाता है, बीज जड़ों के रूप में, और ऊपर की ओर भी बढ़ता है। तो मूलतः सूक्ष्म रूप से हम सभी जो हैं उस जड़ से, उस बीज से जुड़े हुए हैं। ये जो फैलाव दिखता है, विस्तार दिखता है, जो वृक्ष के पेड़ के पत्ते दिखते हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, वो सब मानवता है, हमारे अपने हैं और बराबर हैं। देखिए, आम के पेड़ में तो आम का फूल ही लगेगा, वो फल भी वही लगेगा। तो इस दृष्टि से हम सभी एक है। हो सकता है रूप में थोड़े थोड़े, कोई आम कच्चे होते हैं, कोई किसी का रंग फीका होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन मूलतः हम एक हैं। तो जब तक व्यक्ति में वो मानवता का संस्कार, मानवता का बीज जैसे सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक उसका जीवन हम देख सकते हैं कि विघ्नमय होगा, कष्टमय होगा। और यदि वो मानवता है तो जीवन बड़ा ही सरल, सुखद और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी, इतने विस्तार से मानवता को हमें समझाने के लिए। अभी के समय में अगर हम मानवता की बात करें तो आज विश्व भर में बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आपसी मतभेद है, प्रेम और करुणा की कमी है, भाईचारे की कमी है। तो अभी की जो परिस्थिति है, इस पर आप क्या जो है अपने विचार देना चाहेंगी? क्या मानवता की कमी है? क्या हम अपने मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और विचारणीय बात है,
क्योंकि देखिए आजकल हम देखते हैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं, कहा जाता है कि मानवता ने बहुत प्रगति की है, उन्नति की है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का संसार बन गया है, अब तो एआई आ गया है, क्या नहीं हुआ है। अच्छा है, चांद पर चले गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या मानव में जो घनिष्ठता होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो जैसे हमने कहा ना जड़ में भी वो जो बीज है वो जड़ में भी वो उसका फैलाव होता है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो तो बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही सुंदर है, फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर भी उस जड़ को अंदर सूक्ष्मता, उतनी गहराई है, उतना प्रेम है जो सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देते। यही जो मानवीय मूल्य है वो देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो उस अनुभूति में हम कहाँ तक सफल हैं? वो प्रेम की भावना, वो एकता की भावना, वो जैसे एक दूसरे परस्पर जो है सहयोग की भावना, आत्मीयता, उसमें कमी आ गई है। और जैसे आप कह रहे हैं युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध बाहर तो हो रहा है, जैसे गीता का भी कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध है, वो एक अहिंसक युद्ध है, लेकिन युद्ध सबके अंदर चल रहा है। और ये जो अंदर का युद्ध है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा जैसे कि कष्टदायक है। हर एक व्यक्ति के अंदर में एक युद्ध चल रहा है, और इसकी कमी का मुख्य कारण यही है कि हम में वो आपसी सहयोग की कमी है, कि ये मेरे अपने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सुमिता जी आप भी सहमत होंगे, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता भी सहमत होंगे कि आज कहीं ना कहीं जैसे स्वार्थ आ गया है, स्वार्थ का पलड़ा जो है अधिक भारी है, और परमार्थ जो व्यक्ति का, क्योंकि क्यों इस जीवन में आए हैं, इस शरीर में क्यों आए हैं, इस धरा पर क्यों आए हैं, ये पूछने वाला प्रश्न है। थोड़ा रुक कर, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं एक फॉर्मूला है SOS, स्टॉप, रुकना, फिर ऑब्जर्व, जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, अभी आए तो ये किया कई बार, स्टॉप, ऑब्जर्व और स्टीयर, थोड़ा सा रुक कर फिर से देखकर मेरा जीवन ठीक राह पर चल रहा है, फिर आगे बढ़े। ये बहुत ज़रूरी है, अपना मूल्यांकन करना, तभी वो मानवता का जो गुण है उसका प्रसार होगा, उसका हम प्रयोग कर पाएंगे जीवन में। बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम भाग ही रहे हैं ना। आज हमारी एक इच्छा पूरी हो रही है तो एक इच्छा पूरी होते होते दूसरी इच्छा जाग जाती है। एक सपना पूरा नहीं किया कि अन्य और 1000 सपने हम देख लेते हैं। यानी कि जो समाधान, जो संतुष्टि हमें अपने जीवन से चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ गई है ना, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई है। और जब ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हम में करुणा की कमी आ जाती है, हम में मानवीय मूल्यों की कमी आ जाती है, क्योंकि वो ठहराव नहीं होता है। अभी जैसे आपने कहा ऑब्जर्वेशन ना, थोड़ा सा रुकना, जीवन को ऑब्जर्व करना और फिर आगे बढ़ना। लेकिन हम भाग ही रहे तो हम रुक नहीं रहे हैं, तो रुक कर हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर रहे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, जो मिला है क्या उससे हम खुश है या नहीं। क्योंकि जीवन में हमें जो नहीं मिला है हम सदैव उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जो मिला है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। इस पर आप क्या विचार है? बहुत सुंदर। जैसे प्रेमचंद जी ने भी कहा है, मनुष्य इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक के बाद एक बढ़ता जाता है। तो हम कहेंगे कि इच्छाएं कभी कभी अच्छा नहीं बनने देती, बहुत ज़्यादा इच्छाएं है ना, जैसे आपने कहा, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ बच्चों को बचपन से ही ये सीख देनी चाहिए कि आपको जो मिल रहा है ना, उन उपलब्धियों, उन प्राप्तियों में संतुष्टता बहुत ज़रूरी है। द स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, संतोष करना। और जो आपको मिलना चाहिए जीवन में कोई रोक नहीं सकता, ये भी एक सच्चाई है। तो इसलिए जो कुछ है, काउंट आवर ब्लेसिंग्स कहते हैं, जो प्राप्त हुआ है उसको देखें और
आप माने न माने, हम सभी जानते हैं जो आपको जिस वक्त चाहिए वो आपको प्राप्त है। इसलिए बहुत सारी इच्छाएं होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। खास तौर में हम ही लोग अनुभव करते हैं जब युवा थे बचपन में, तो ये एक होती है इच्छा कि हम आगे बढ़ें, आगे कुछ करें। ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, और युवा मन में ये होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने शुरू में ही कहा, एक दूसरे को देखकर एक स्पर्धा, जिसको कहते हैं मैड रेस, रैट रेस, वो नहीं होना चाहिए कि दूसरे के पास ये है तो मेरे ही पास। हर एक की अपनी अपनी आवश्यकता है। यदि कुछ हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाया, तो हो सकता है उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं, या अभी थोड़ा हमें और मेहनत करनी है और तपस्या करनी है, और वो आएगा। क्योंकि देखिए, इसी के साथ जुड़ा है हमारे कर्मों का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत सबसे एक्यूरेट, सबसे जैसे सैद्धांतिक सिद्धांत है, उसमें कोई कमी नहीं होती। और कहते हैं ना कि हमें जो मिला अच्छा है, जो नहीं मिला शायद कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई ही छुपी है, कल्याण है। जो भी हो रहा है हमें जीवन में, यदि इस सूत्र को लेकर आगे बढ़े, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसमें कल्याण निहित है, और उस जीवन से वो लेसन निकालना है, सीख निकालनी है। ये ऐसे हुआ तो क्यों ऐसे हुआ, क्या कमी है। तो इसलिए ये अपना जो स्वमूल्यांकन, फिर से हम कहेंगे, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसे विचार चाहिए। इसीलिए आजकल जो है हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, 4 प्रकार के जो बुद्धिमत्ता है उसकी बात की जाती है। फिजिकल इंटेलिजेंस जो शारीरिक है, फिर होता है IQ, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, IQ, फिर होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इन सभी को मिलाकर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो आज ये चारों को अपने आप में, मैं आजकल इसी पर अपना चार्ट लिखती हूँ, अपनी स्थिति का रोज रात में। तो मैं इन चारों को जैसे मापदंड रखा है कि फिजिकल इंटेलिजेंस कहाँ तक अपने शरीर को यूज़ कर रहे हैं, जो भी योग्यता है उसको, फिर अपना जो IQ है इंटेलेक्चुअल, और इमोशनल और SQ को यूज तो देखना है, तभी वो सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति में यही पूर्णता है। तो इन चारों आधारों पर अपने आप को अंकित करना है, देखना है कि कहाँ तक हम ये सब कर रहे हैं, तब संतोष रहेगा। और जो नहीं हुआ है उसके लिए ठीक है, योजना बनाए और उसको करें। और ये खुशी, जो कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, जब तक ये खुशी नहीं तो क्या होगा, कभी भी हम खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आजकल माइंडफुलनेस पर बहुत बात होती है। माइंडफुल मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का मतलब है बी इन द प्रेजेंट, हम वर्तमान में जिए। नहीं तो कहते हैं ना कि भूतकाल के चिंता में रहेंगे और भविष्य की चिंता में रहेंगे। तो अभी देखिए, हम आपके साथ बैठे हैं, क्या दुख है? कोई दुख नहीं। आप इतने मुस्कुरा रही हैं, हम भी, आपका तो नाम ही सुमिता है, तो आप सभी मतलब सुंदरतम रूप में आप प्रस्तुत होती है। तो इस प्रकार से हम यदि प्रेजेंट में, वर्तमान में जिए तो दुख नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन का जो अधिकांश समय है इसी चिंता में बिता देते हैं कि क्या हुआ या क्या होगा, और इसी चिंता में अपने आज को नहीं जी पाते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, बरी द पास्ट, उसको दफना दे। पास्ट जो हो गया ना, बीती सो बीती। फिर भविष्य की चिंता न करे, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, लीव इन द प्रेजेंट। एग्जैक्टली, यही जीवन शैली होनी चाहिए। क्योंकि हमारा अगर वर्तमान अच्छा होगा तो अपने आप में भविष्य तो अच्छा होगा ही। इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्तमान में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि पास्ट में भी बुरा हुआ है तो वर्तमान में उसको सुधार सकते हैं। ये गुंजाइश है, मतलब वर्तमान में बहुत शक्ति है। चलिए, आज हम विश्व मानवता दिवस पर बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने विचार देना चाहते हैं, तो 402808 है नंबर हमारा। संयुक्ता जी, इस दिवस को तो हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया ही जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है, सबसे पहले तो जैसे वो जागृति लाना कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये जैसे मानवता दिवस कितना महत्वपूर्ण है।
जैसे शुरू में हमने कहा ये तो हर पल हर क्षण मनानी है, लेकिन अच्छा है संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ये एक दिन निर्धारित किया गया है, ये भी अच्छा है ताकि संपूर्ण रूप से हमें जागरूकता आए कि बहुत महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। लेकिन इसमें भी क्या है, पहले अपने में स्थिरता चाहिए। व्यक्ति जब तक अपने आप, जैसे आपने कहा कि संतुष्ट नहीं है, अपने आप समर्थ नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, तो फिर वो दूसरे की सेवा भी नहीं कर सकता, नहीं करेगा। अपने आप की तैयारी करनी है। मुझे लगता है बाद में आपने ये प्रश्न लाएंगे कि कैसे अपनी तैयारी करनी है, पहले अपने आप को, और ये बचपन से होता है। ये थोड़ा सा मैं इस पर बात करूंगी शायद बाद में कि माता पिता अभिभावकों का उत्तरदायित्व अभी और बढ़ गया है, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए। पहले ये था, कभी कभी सोचते थे कोई 60 वर्ष के बाद ना तब वो सेवा में लगेगा, 60 ईयर्स के बाद तब वो स्पिरिचुअलिटी में लगेगा। ये बिल्कुल गलत है। हम तो यह मानते हैं, स्वयं अपने जीवन से भी अनुभव पाया है कि बचपन से ही, हम तो कहेंगे जब बच्चा गर्भ में है तभी से माता पिता, जैसे माता जो है, ये संस्कार अपने में जो बच्चा में जाएगा, इसीलिए गर्भाधान संस्कार करते हैं। और कहीं ना कहीं जब माँ गर्भवती होती है तो कहा ही जाता है ना, आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे में भी वो संस्कार पहले ही से आए। और जो गर्भ में है ना, वो तो बस सीमित है, वो बाहर की दुनिया नहीं है उसका प्रभाव, तो वहाँ पर जो है बच्चा उसको ग्रहण करता है बहुत अधिक, और फिर वो अपने संस्कार भी लेकर आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये बाल मन में ही मानवता की सेवा, मानवता का विचार आना चाहिए। ये नहीं कि वृद्धावस्था में नहीं आएगा, तब वो ऊपरी सतही दिखावा हो जाएगा। तो बाल मन में ये संस्कार आने चाहिए, और इसकी जिम्मेवारी माता पिता को है, सरकार को है, अध्यापकों को है, हर एक की जिम्मेवारी है। कभी कभार ऐसा होता है कि समाज में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम संस्थाओं को या सरकार को दोष देते हैं, लेकिन जब एक समाज, एक देश में हम रह रहे हैं, तो अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की भी होती है, हर एक उस नागरिक की होती है जो शायद उस देश में रहता है, उस समाज में रहता है। सुमिता जी, हम तो इस विचार के हैं कि कुछ हद तक जिम्मेदारी नहीं कहेंगे, 100% वो हमारे ऊपर होता है। दूसरों को, इसलिए कहते हैं ना, दूसरों को उंगली दिखाने से पहले, ब्लेम गेम करने से पहले 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। इसके ज़्यादा जिम्मेदार हम होते हैं। जिस हाल में है हम, उसकी जिम्मेवारी हमारी है, और साथ ही साथ हम जिम्मेवारी लेते हैं समाज का, दूसरों का भी। वो सारा, दोनों ताज, दोनों मुकुट हमारे ऊपर ही है। तो इतना जब ऐसे समझेंगे ना, तभी हमारी उन्नति होगी और दूसरों की उन्नति होगी, और दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो हमारी उन्नति कभी नहीं होगी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि समाज में जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है, और 1000 कदम आगे बढ़ेंगे। और अपने मानवीय मूल्यों की बात की तो हम जो है सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। परिवार की बात करें तो माता पिता है, भाई बहन है, सगे संबंधी, और समाज की बात करें तो हमारे पड़ोसी हो गए, जहाँ पर हम काम करने जाते हैं, हमारे कलीग्स हो गए। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर ही एक समाज का निर्माण करते हैं, और एक समाज में प्रगति होती है तब जाकर एक देश में प्रगति होती है। तो मानवीय मूल्यों का अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो मानवीय मूल्यों को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे लोगों की समाज में क्या भूमिका है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अभी के समय में हर एक व्यक्ति को एक रोल मॉडल की आवश्यकता होती है। तो आपके हिसाब से ये कितने आवश्यक होते हैं हमारे समाज के विकास के लिए? जी देखिए, मॉरिशस में भी तो बहुत से समाज सेवक हैं, है ना, समाज सेवक भी हैं और रूहानी समाज सेवक भी है। रूहानी मीन्स स्पिरिचुअल सोशल वर्कर्स, दोनों की आवश्यकता है। देखिए, सोशल वर्कर्स, कहीं भी कोई आपदा आए, अभी ही जैसे बाढ़ ये सब आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कुछ भी तूफान है, कुछ भी, तो वे लोग जाते हैं, भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, तो आवश्यक है। देखिए, हर व्यक्ति की आवश्यकता समयानुसार अलग अलग है। तो
ऐसे सेवक जो होते हैं, हम कहेंगे वे रीढ़ हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ये लोग नहीं होते तो समाज की क्या हालत होती आज। तो ऐसे लोगों के प्रति नतमस्तक होते हैं। दे आर द वेरी पिलर ऑफ द सोसाइटी, स्तंभ हैं समाज के लिए। ऐसे लोग जैसे जो स्वार्थ से परे परमार्थ में सेवा में लगे हुए हैं, आवश्यकता है। क्योंकि देखिए आज देखेंगे समाज में व्यक्ति के पास एक चीज़ है जो नहीं है, उसका अभाव है, वो है समय। तो ऐसे लोग जो समय निकाल कर दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में लगे हैं, तो कितने उनको आशीर्वाद मिलेंगे। और दूसरा है रूहानी सोशल वर्कर्स, रूहानी जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो स्पिरिचुअली सेवा करते हैं, उनका भी विशेष हम कहेंगे महत्व है। अभी देखिए कोविड के बाद ये सब हम देखते हैं, लोग ज़्यादा मेडिटेशन आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि व्यक्ति ने अनुभव कर लिया, मटेरियल तो है जो है बाहर का है, लेकिन कुछ है अपने अंदर जिसमें संतुलन, जिसमें सुख शांति होनी चाहिए। और जितने लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं, उनके लिए ये कोविड कुछ नहीं था। मेरे ही लिए जैसे कन्फाइनमेंट, तो हम तो अपने अकेले में ठीक है, अकेले तो में संतुष्ट है जी। कुछ लोग सोचते हैं मुझे करना, क्योंकि देखिए जो चार हमने इंटेलिजेंस के, उसमें एक होता है ह्यूमन डूइंग, करना है, मुझे केवल करना है कार्य। फिर एक है हैविंग, आपको होना चाहिए, मेरे पास ये है। किसी से मिलते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन है आपका, कितना है, किस परिवार से है, क्या जॉब करते हैं, जैसे फिजिकल वो स्थूल में। लेकिन वो बीइंग, ह्यूमन बीइंग है ना, हम व्यक्ति हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग का मतलब है होना, एक आंतरिक, एक सूक्ष्म रूप है। तो उसकी आवश्यकता क्या है? तो ये लोग जो हैं, जैसे हम कहेंगे कि शरीर के साथ साथ आत्मा की भी सेवा करनी चाहिए। अंदर से व्यक्ति में संतोष हो, अंदर से प्रेम का अनुभव करे, अंदर से जिजीविषा हो, जीने की का उमंग हो, है ना। तो इसके लिए ये जो सेवक हैं दोनों प्रकार के, स्पिरिचुअल और ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल देखिए, आप मानेंगे ये इस बात को सुमिता जी, कि आजकल जीवन में हम गुरु भी कहते हैं, गाइड्स की आवश्यकता है, मार्गदर्शकों की आवश्यकता है। इसीलिए लोग भटक रहे हैं, चाहे बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, भटक रहे हैं। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा संतोष कहाँ मिलता है, लोगों को पता नहीं। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ऐसे लोग जो समाज सेवी हैं, जो आध्यात्मिक सेवक हैं, इनकी बहुत अभी जो है इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। तभी समाज में सुख खुशहाली होगी। आज की चर्चा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। और आज हम विश्व मानवता दिवस पर बात कर रहे हैं। इस वर्ष को हर दिन, मतलब कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन का महत्व, जैसे संयुक्ता जी ने कहा, कि सिर्फ एक दिन मनाने का ये दिन नहीं है। मानवता की यदि हम बात करें तो ये हमारे संस्कारों से जुड़ा है, ये हमारे आचरण से जुड़ा है, यह हमारे व्यवहार से जुड़ा है। तो ये रोज़मर्रा के हमारे जीवन का हिस्सा है। और अब हम संयुक्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो आज के युवाओं को हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो आज के युवा जो है बहुत जल्दी बहक जाते हैं, गलत राह में पड़ जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं। आजकल उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कहाँ पर किससे कनेक्टेड है, माता पिता पर उनका जो है उतना बस नहीं चलता है। माता पिता के और बच्चों के बीच, युवाओं के बीच जो संबंध है वो भी समय के साथ हम देखते हैं कि पहले जैसे नहीं रहे। तो मानवीय मूल्यों का एक युवा के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये? देखिए, मानवीय मूल्य तो जैसे युवा मन के लिए वही तो मुख्य होता है। जैसे कहते हैं युवा जो है समाज की ऊर्जा है जी, एनर्जी पॉइंट है। यदि
युवा में ये मानवता और मानवीय मूल्य हो तो वो समाज निश्चित ही बड़ा ही जैसे कहेंगे वो उन्नतिशील होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे आपने ठीक कहा, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, थोड़ा सा अपने मोबाइल पर बहुत समय दे रहे हैं। तो अभी आवश्यकता है, यहाँ भी हम कहेंगे अभिभावकों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है, बढ़ जाती है। उनको समय देना है, उनका मार्गदर्शन करना है, क्योंकि युवा हम यह सोचते हैं, स्वयं अपने जीवन को देखते, युवा मन बड़ा सरल और साफ होता है, लेकिन उसमें क्या कंटेंट देते हैं, वो क्या देखता है, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, आँखों से क्या देखते हैं वो इम्बाइब हो जाता है, अंदर आ जाता है। कानों से क्या सुन रहे हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, हाथ पैर से क्या कर्म कर रहे हैं, ये सब जैसे वो अंदर जाता है। तो अभी ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। समाज तो अभी एक मोबाइल थमा दे रहा है और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता है। अभी युवाओं को ज्ञान, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है ना, वो तो भरमार है, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन 1 साल का बच्चा भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी जिस चीज़ की आवश्यकता है ज्ञान की, इसलिए हम कहेंगे कि जो कॉलेजों में जो करिकुलम है, सबसे पहले तो एजुकेशन में ये मानवता का और मानवीय मूल्यों का होना चाहिए। इसी के चलते अभी एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसका नाम ही है अलाइव मॉरिशस। अलाइव माने एसोसिएशन ऑफ लिविंग वैल्यूज़ इन एजुकेशन। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लगभग 30 वर्षों से चल रहा है और अभी हम लोग सभी कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एजुकेटर्स की ट्रेनिंग होती है, ट्रेन द ट्रेनर्स फॉर एजुकेटर्स, उनको कि वे अपने विषयों के अंतर्गत कैसे मानवीय मूल्यों को जोड़ पाए। देखिए, साहित्य में तो मानवीय मूल्य ही है। आप साहित्य पढ़ाते हैं तो फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स, गणित में भी आप कैसे, इकोनॉमिक्स में भी आप कैसे मानवीय मूल्य ला सके, है ना, कि मल्टीप्लाई, ये सब, ये सिद्धांत। तो इस पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और तब वो अध्यापक जाकर अपने छात्रों के साथ, तो ये एक प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हाल ही में लगभग 25 कॉलेजों के एजुकेटर्स आए थे, उनको भी ये ज्ञान दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पहल हो रही है कि बच्चों को, और एक्टिविटीज़ बेस्ड है, वो जैसे लेक्चर टाइप नहीं है, एक्टिविटीज़ में कैसे उनको, तो इस प्रकार की योजनाएं जो हैं, इस प्रकार का शिक्षण बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल हम देखते रहे हैं शिक्षा पद्धति, जैसे हमने कहा, दोष नहीं लगाना है, दोषारोपण नहीं करना है, फिर भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा पद्धति जो है आजकल तो जैसे ब्रेक डाउन हो गया है। AI, पहले तो देखिए लोग, बच्चे जब पढ़ते, हम भी तो इसी क्षेत्र में थे, बच्चे जब असाइनमेंट कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि को लड़ा कर तब वो लिखते हैं। अभी तो AI मास्टर के पास गए तो वो सवाल पूछते हैं और आपको जवाब मिल जाता है, पूरा वो तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ है, प्रगति हुई है, लेकिन हमारे शिक्षण पद्धति में वो अडेप्टेशन नहीं हुआ है कि अभी हमको क्या लाना है शिक्षा पद। जैसे पहले ट्रेडिशनल जो हो रहा था, हूबहू करेंगे तो उन्नति नहीं होगी, तब युवा पीढ़ी जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही कहा। एक तो शिक्षा से वो उतने प्रभावित नहीं होते, परिवर्तन नहीं होता, हृदय परिवर्तन नहीं होता अभी जो शिक्षा प्रणाली है। तो अभी शिक्षा विशेषज्ञों को सोचना है कि कैसे हम ये परिवर्तन लाएं। तो शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन आना चाहिए। दूसरा, आजकल ये भी सुनने में आता है कि आजकल की युवा पीढ़ी मंदिर नहीं जा रहे हैं, इस ओर भी नहीं जा रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है। हमारे जो पंडितगण हैं, हमारे जो समाज के विद्वान विदुषीगण हैं, हमें सोचना चाहिए क्यों युवा पीढ़ी, वही गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का अप्रोच क्या है, बिल्कुल हम क्या कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी वो लोग आएंगे। एक आकर्षण होना चाहिए जो कुछ हम दे रहे हैं। तो अभी देखना है युवा पीढ़ी की आवश्यकता क्या है। पहले हम आप लोगों की, हम आप
या जो भी दर्शक देख रहे हैं उस पीढ़ी के आवश्यकता अलग थी। हम बड़े संतुष्ट थे, जो ज्ञान मिल रहा है, जो मिल रहा है, जो परोसा जा रहा है, हम बहुत ही संतुष्ट। लेकिन आज का युवा मन संतुष्ट नहीं है। तो देखना है कि क्या रोचक, क्या ऐसा आकर्षक उनको प्रदान करे। तो उनमें वो जागृति लानी है शुरू से ही। जी, और युवाओं की बात करें तो आजकल उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी चॉइस है। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल हमें एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अगर कुछ हम सही करना चाहते हैं समाज में, तो युवाओं को साथ में लेकर उस पर कार्य करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि शिक्षा तो बहुत आवश्यक है ही, क्योंकि वो हमारे एक नींव है, एक फाउंडेशन है, जिसके ज़रिए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ संस्कृति, अपनी सभ्यता, जैसे आपने बात की कि धार्मिक स्थलों पर जाना, अपने जो है अपने रूट्स को समझना, है ना, अपने संस्कारों से जुड़े रहना, ये भी बहुत आवश्यक है। जी, हमने देखा भी श्रावणी मास चल रहा है ना, तो हमने देखा कि कभी कभी हम वो परी तालाब चले जाते हैं तो बहुत युवक वहाँ जुड़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों से जुड़ रहे बहुत अधिकांशतः। कल ही वो श्रावणी का सोमवार का अभिषेक था ना, शिव अभिषेक। श्रावणी मास शिव भक्तों के लिए है ना। तो हमने देखा बहुत युवा पीढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम तो मुझे लगा इस खुले मैदान में, शायद 4 दीवारी वे पसंद नहीं करते, इस खुलेपन में। और परी तालाब का वातावरण ही तो बड़ा ही दिव्य है ना, आकर्षक है, और उसमें पॉजिटिविटी है। तो ये युवक युवतियाँ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। अपनी साड़ी पहनकर या बड़े ही सभ्य रूप में, बड़े ही मतलब बहुत ही जैसे सभ्यतापूर्वक, बहुत अच्छा लगा। और कोई भी मोबाइल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, वो पूरा अपना पूजा कर रहे हैं, बहुत बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा है कि आजकल का जो युवा है, जहाँ पर हम कहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है भटक रही है, नहीं, देखा जाए तो आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है। इसलिए इस तरह का मार्गदर्शन उनके लिए होना चाहिए, जो वो इस सही राह पर बने रहे, उनको समझना चाहिए। एग्जैक्टली। और जब युवा किसी सामाजिक कार्य से जुड़ते हैं या किसी सांस्कृतिक अनुष्ठान से जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ही सिर्फ आगे नहीं ले जा रहे, बल्कि ये सामाजिक कार्यों में भी अपना जो है योगदान दे रहे हैं। हाँ, बहुत उनका योगदान और आवश्यक है, क्योंकि वही तो भविष्य बनेंगे ना। तो बहुत ही, क्योंकि उनमें ये जागृति भी लानी है, ये ज्ञान भी देना है कि सेवा से मेवा मिलता है। मेवा का मतलब है खुशी मिलती है, तुरंत खुशी मिलती है, और भविष्य के लिए हम आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। जिसकी भी सेवा करेंगे, जैसी भी सेवा करेंगे, उससे ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, वरदान के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि सेवा देखिए, हर लगभग 7 प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं। मानवता सेवा तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, संबंध संपर्क, अभी आपसे मिले तो आप हमारी सेवा, हम आपकी सेवा, ऐसे हो जाता है। वो प्यार से बात करना, वो सब मनसा वाचा कर्मणा, तो अलग विन वाणी से भी सेवा करते हैं। तो अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं, और सेवा से मेवा, सेवा से वरदान मिलते हैं। ये जागृति लानी है। और वरदान जो है वही हमारे सुरक्षा कवच है। अभी रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, तो रक्षक, हमारे परम रक्षक क्या है? ये जो आशीर्वाद मिलते हैं सेवा करने से, ये रक्षा। मात्र सूत्र बांधने से कुछ नहीं होता, कुछ होता है? नहीं होता है। तो यदि हम सेवा कर रहे हैं तो यही हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, रक्षक बन जाता है। परमात्मा से जिसकी भी सेवा की, परिवार से, सबसे, प्रकृति से हमें वरदान मिलते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सबकी सेवा करें, प्रकृति की भी सेवा करें। हम तो सुबह सुबह अपना योग करते हैं, तो एक तो सबकी, सभी आत्माओं को मतलब उनके पवित्र रूप में, और फिर प्रकृति की सेवा। प्रकृति की सेवा कैसे करेंगे? तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका हम लोग करते हैं राजयोग के अंतर्गत। उसमें क्या है, एक एक तत्व को लेकर, 5 प्रकृति के तत्व है ना, धरती, आकाश, जल, सब एक एक तत्व को स्मृति में लाकर फिर उनको
शुभ भावना, शुभ कामना देना, जी, वो क्योंकि positive vibration। हाँ, क्योंकि वे हमारी सेवा करते हैं। बिल्कुल। प्रकृति न हो तो हम कहाँ हम हैं? कहाँ ये हैं? शरीर ही प्रकृति से जी, बना है जी। है ना। तो पांचों तत्वों को इसको कहते हैं सकाश, आकाश द्वारा शुभ जी, भावना, गुड वाइब्रेशंस, गुड विशेस भेजना। और फिर उसके बाद जो है छठा जो तत्व है लाइट, जो आत्मा का तत्व है, उसको भी, सभी आत्माओं को भी, सभी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। इसको कहते हैं मनसा सेवा। जी। ये भी एक प्रकार की सेवा है, मन से सभी के लिए। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सबसे बड़ा तरीका है दुख को दूर करने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए। हमारी सोच में किसी के लिए भी जैसे नकारात्मकता न हो। हर एक, जैसे कोई बीमार है, आज ही मुझे पता चला कोई बहुत बीमार है, तो बैठकर उनको वो तरंगें भेजना। जी, बिल्कुल। कि वो ठीक है, बीमार है, लेकिन उनको वो दुख का अनुभव न हो। तो ये सब सेवा हम बहुत सेवा कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न से हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। मानवीय मूल्य की बात करें तो युवाओं पर हमने चर्चा की। हमारी जो महिलाएं हैं उनका भी अपने परिवार में, अपने समाज में, देश में काफ़ी बड़ा योगदान है। और महिलाएं कितना बड़ा रोल प्ले करती है जब मानवीय मूल्यों की बात आती है। हाँ, तो देखिए महिलाएं तो उनको शक्ति कहा जाता है, शिव शक्ति, वही धुरी है, सेंट्रल पॉइंट परिवार का, समाज का। और आजकल तो महिला मुक्ति हम देखते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते है ना, हैं। क्योंकि महिला शक्ति ही है, लेकिन सशक्तिकरण, क्योंकि उसे खुद अपने आप को सशक्त बनाना है। तो उसकी तो भूमिका अद्भुत है, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि एक समाज को बनाना है, एक महिला को एक परिवार को बनाना है, एक युवक के जीवन को बनाना है, किसी को भी बनाना है, तो उसकी धुरी महिला है। तो उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। और शुरुआत होती है घर से। इसीलिए हमारे यहाँ घर को घर नहीं कहते, क्या कहते हैं? गृहस्थ, मंदिर कहते हैं। गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब कि जहाँ श्रम, मेहनत न हो, स्वतः स्फूर्त भावना हो, सुख हो, शांति हो, स्वतः। और कौन लाने का मुख्य काम? माँ करती है। इसलिए कहते हैं माँ जो है वो प्रथम विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से माँ जो है हर एक का, जब वो भोजन ही बना रही है तो कितनी सात्विकता से, इसीलिए कहते हैं ना घर का खाना, क्योंकि वो जो भोजन तैयार कर रही हैं तो उसमें इस भाव से कि जो भी उनके पति खाए, उनके युगल खाए, उनके बच्चे खाए, तो उनको शक्ति मिले, शुभ भावना से। बाहर का भोजन आप ले रहे हैं, पता नहीं किस भाव से बनाया गया है, लेकिन घर का तो निश्चित रूप से उसमें प्यार का जो इंग्रेडिएंट है वो मुख्य है। इसलिए तो वो खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और घर के हर एक कार्य को एक महिला जब प्रेम से करती है तो वो घर के हर एक कोने में वो प्रेम झलकता है, कोने में झलकता वो अपनापन दिखता है। हाँ, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस है ना, जो हम सोचते हैं, वो वाइब्रेशंस जिसको कहते हैं ओरा क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो एक घर जब बनता है तो उसमें मेन दीवारें तो हैं, आजकल तो कितने सुंदर सुंदर बना सकते हैं, लेकिन उसको घर नहीं, हाउस नहीं, होम कहते हैं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो वो माँ लाती है, नारी लाती है, क्योंकि वही संस्कार देती है ना। बच्चों में संस्कार पिरोना ये माँ का ही काम होता है। वो प्रथम विश्वविद्यालय है। जैसे बच्चों में आदर, और माता पिता जैसे घर में ही कैसे आपस में उनका रिलेशनशिप है, उनका संबंध है, इसी से तो बच्चे सीखते हैं। जैसे आपने कहा रोल मॉडल चाहिए उनको, सारा कुछ घर से शुरू होता है, तब बाद में स्कूल या जो भी, लेकिन घर जो प्रथम विश्वविद्यालय है। फिर बहुत सी नारियाँ अभी जुड़ रही हैं NGOs से, आध्यात्मिक संस्थाओं से। जैसे ब्रह्मा कुमारी में ही आप देखेंगे, यह एक संस्था है जो अपना योगदान देती है। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। इसमें हर एक को लीडर बनाया जाता है, कोई फॉलोअर नहीं होता। कोई भगवान के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सभी लीडर्स होते हैं। लीडर्स, वी क्रिएट लीडर। पहले लीडर कैसे बना? दूसरों पर वो करने के लिए नहीं, हुकुम करने के लिए नहीं, हुकुम करने के लिए नहीं। लीडर मीन्स स्वराज्य अधिकारी, अपने ऊपर नियंत्रण हो।
यू आर विद इन योर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, तभी दूसरे हमें सुनेंगे। यदि हम में वो नियंत्रण नहीं तो ये ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। इसलिए हम कब सेवा करते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में 4 विषय सीखते हैं, ज्ञान, नॉलेज, योग, मेडिटेशन, धारणा मीन्स इनकल्केशन, और सेवा अंत में आती है। जब आपने अपने आप को तैयार कर लिया तब आप सेवा में चल सकते हैं, नहीं तो वो सेवा डिसर्विस हो सकती है, गलत हो जाएगा। क्योंकि तब क्या होगा, सेवा करें नाम के लिए, यश के लिए या कुछ प्राप्ति के लिए, वो सेवा नहीं, वो तो नौकरी है, ये है वो है। लेकिन सेवा और सुमिता जी, हर कार्य को हम सेवा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जब हम कर रहे हैं ना, परमात्मा ने मुझे ये सौंपा है, ये कार्य, परमात्मा को याद करके एक शुभ विचार लाकर जब हम वो कार्य करते हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, आज सुबह ही हम झाड़ू लगा रहे हैं तो सोच रहे हैं ये भगवान का घर है, तो वो सेवा हो जाती है। मतलब कि जिस भी कार्य को आप करें उस खुशी की भाव से करें, खुशी से। कहते हैं ना, हाथों से करो घर का नाम, मुख से लो प्रभु का नाम। तो उनको कि ये सात्विकता लाए, हमारी सोच से ही शुरू होता है सारा कुछ, इंटेंशन काउंट्स। और कहीं ना कहीं जब आप अपने भीतर खुश हैं तो वो आप में दिखता है ना, आपके हर एक कार्य में दिखता है, आपके वाणी में, आपके बोली में, आपके आचरण में वो नजर आता है। और खुशी कंटेजियस है जी। आप खुश, आप इतने खुश हैं, मैं भी डबल खुश हो गई ना। तो इसलिए महिलाओं का जो भूमिका है सर्वश्रेष्ठ है, कर रही है बहुत कुछ, लेकिन और भी तो कहीं ना कहीं महिलाएं जितना करती है बदले में क्या उनको मिलता है? कभी कभार हम समाज में देखते हैं कि जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अपना योगदान तो वो देते ही है, लेकिन कभी कभार ऐसी कमियां भी आ जाती है जहाँ पर उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। अभी के समय में तो काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सकारात्मक बदलाव हम देखते हैं, लेकिन अभी भी कहीं है किसी वर्ग में महिलाएं अभी भी जूझ रही है। तो कहीं यह है कि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही है या अपने हकों को नहीं जानती, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही है। और मानवीय मूल्यों की बात करें तो उन्हें अपने हक के बारे में बताना, जागरूकता फैलाना, ये सब कुछ किया ही जा रहा है। देखिए, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवत्व, डिविनिटी, शक्ति होगी, खुशहाली होगी। तो बहुत कुछ कह सकते हैं इस बारे में और बहुत कुछ कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति वो सम्मान, लेकिन अभी जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ वो विचार आपसे, वो अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ और हमारे प्रिय श्रोताओं के साथ, कि अभी मैं उस मोड़ पे आई हूँ जहाँ अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं। देखिए, हम सेवा कर रहे हैं, कहते हैं दान करते हैं तो दाहिने हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता भी न चले, शास्त्रों ने ये कहा है। तो सेवा भी हम निस्वार्थ भाव, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, तो उसका 100 गुना मिलेगा। और यदि हमने सेवा करके मान, नाम, शान या सम्मान की अपेक्षा की तो मानो हमने कच्चा फल खा लिया। उसका कर्म का उसका जो फल आएगा बहुत बड़ा आएगा। तो इसीलिए कुछ एक्सपेक्टेशन, तो आप बड़े खुश होते हैं। ये आपने सही कहा। यहाँ तक कि आपने कुछ अच्छा किया, लोग आपका अपमान कर रहे हैं, तो भी आप खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। इस स्तर पर मैंने देखा, यदि आप इस अवस्था को नहीं आएंगे तो दुखी रहेंगे। क्या फायदा सेवा करके दुखी हैं, इसने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे मान नहीं दिया। अपने आप पर कार्य करना बहुत आवश्यक है, आप पर कार्य करना। और यहाँ पर मैं कहूँगी आध्यात्मिकता का महत्व अनिवार्य है, क्योंकि कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। चलिए, यहाँ पर डॉक्टर संयुक्ता जी, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को चला है। हम चाहेंगे कुछ पंक्तियों में कोई संदेश आप देना चाहेंगे कार्यक्रम समाप्त हो से पहले। हम तो कहेंगे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और जिम्मेवारी का ताज हर एक के ऊपर है ना। सेवा कोई बड़ा काम नहीं है कि कोई पहाड़ इस तरह से, लेकिन अपने में वो जागृति लाना है। हमको अंधों की लाठी बनना है, जिसमें भी थोड़ा सा दुख हो, अंधकार हो, इस तरह के मतलब समस्या हो, तो थोड़ी मदद,
क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल। और सेवा करने में बहुत खुशी है जी। उससे अधिक खुशी और किसी बात में नहीं है, तो क्यों ना करें। तो बच्चों में भी ये संस्कार पिरोएं और हम करेंगे। कहते हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला। जब हम आगे बढ़ेंगे सेवा में, एक पहले तो स्व सेवा और सर्व की सेवा, तो पूरी दुनिया सेवा में लग जाएगी। पहले हमें ही निस्वार्थ भाव से करना है। तो आज हम यह संकल्प करें विश्व मानवता दिवस के अवसर पर कि हम शिकायत कम करेंगे। क्या करेंगे? मदद ज़्यादा करेंगे। कि हम आलोचना कम करेंगे, सहयोग ज़्यादा करेंगे। तो देखिए, जीवन आनंदमय हो जाएगा और एक सुखद जीवन, सुखद संसार का निर्माण कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संयुक्ता जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और इतने अमूल्य विचार आपने हमारे साथ साझा किए। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, और साथ ही हमारी पूरी टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम का भी धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आप तक पहुँच पाया है। हमारे प्रोड्यूसर महादेवन जी, आपका धन्यवाद। साथ ही टेक्निक पर कादिया का सहयोग मिला, साथ में हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानवीय मूल्यों को सिर्फ इस दिन तक सीमित न रखें जिस दिन मानवता दिवस मनाया जाता है, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द आप सबसे फिर भेंट होगी। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। नमस्कार। आज की चर्चा।